हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द फिजिक्स वेव। चलिए आज बात करते हैं हम अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 7 की, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर में आप सबसे पहले बात करें, अगर मैं आपको कहूं कि इस ब्लैक बोर्ड का एरिया निकालो, आप क्या कहोगे कि सर लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वो अपने पास क्या जाएगा, एरिया आ जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पे मैंने वेक्टर यूज़ क्यों किया? क्योंकि जो एरिया है, हमें पता है कि एरिया क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है ना। आपको बोला जाएगा इसका एरिया बताओ, आप क्या कहोगे सर अगर मैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, क्या हम वहाँ पे अपने डायरेक्शन का जिक्र करेंगे? वहाँ पे हम कोई डायरेक्शन का जिक्र नहीं करते, इसका मतलब एक क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है ये है एरिया वेक्टर। तो देखो एरिया जो बेसिकली जो है अपने पास वो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फिजिक्स के अंदर कभी कभी हम इसको क्या ट्रीट करते हैं, एज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब भाई ये क्या बात हुई है ना, हो तो करना पड़ेगा, क्या करें, मजबूरी समझ लो चाहे आप इसको, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको अपने कभी कभी इसको क्या यूज़ करेंगे, एज ए वेक्टर ट्रीट करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स में, अपनी प्रॉब्लम्स में। तो अब बात करें कि भाई एरिया वेक्टर, तो बेसिकली हमने मानना कि अपने पास ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस हुआ और मैंने इसको माना ये सरफेस ds है मेरा, ये अपने पास मान लो ऐसे रखा हुआ है, ये अपने पास मान लो ये सरफेस हो गया, ये ऊपर का सरफेस। तो ये इसका एरिया आप निकाल सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके आप इस प्लेन का क्या निकाल दोगे, एरिया निकाल दोगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वेक्टर क्वांटिटी की, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसका मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मान लो इसको मैंने डेल एस, ठीक है, और मैंने ऊपर क्या लगा दिया, वेक्टर लगा दिया। अब ये क्या बन गया, ये एरिया वेक्टर कहलाया, ठीक है, एरिया वेक्टर कहलाया इक्वल टू। अब हमें एक बात पता है, वेक्टर क्या होता है, विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर मैं बात करूँ ए अपने पास वेक्टर है, तो आप क्या होगा, सर इसका एक मैग्नीट्यूड होता है और इसकी फिर क्या होती है, एक डायरेक्शन होती है ना। ए मैग्नीट्यूड और ए कैप डायरेक्शन। तो इसमें हमने क्या लिखा, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब अगर मैं बात करूँ इसकी डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन कहाँ है, तो ये आपको याद रखना है। अगर जो अपने पास सरफेस एरिया होगा, जो अपने पास एरिया होगा, उसके नॉर्मल हम हमेशा क्या मानते हैं, इसका यूनिट वेक्टर मानते हैं, इसकी डायरेक्शन मानते हैं। अगर मैं इस प्लेन की बात करूं, चलो इसको पहले लिख लेते हैं, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, एन कैप, ठीक है, ये एन कैप के रिप्रेजेंट कर रही है, अपने पास डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को। चलिए देखिए प्रैक्टिकल करके इसको एक बार। मान लो अपने पास ये डस्टर है, तो आप डस्टर के ऊपर कितने फेस है, इसके ऊपर 6 फेस बने हो, 1 2 3 4 5 6, यानी कि अपने पास 6 प्लेन है। अगर मैं बात करूँ इस ऊपर वाले प्लेन की, इसका एरिया तो आप निकाल दोगे। अगर मैं बात करूँ इसका यूनिट वेक्टर कहाँ पे होगा, तो आप क्या कहोगे, सर इसका जो परपेंडिकुलर है ना, ऐसे नॉर्मल इस सरफेस का परपेंडिकुलर या नॉर्मली अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, वो क्या रहेगा, इसका यूनिट वेक्टर है। बात समझ में? अगर मैं कहूँ बताओ इस फेस की बताओ, तो इस फेस का आप ऊपर नहीं करोगे, ये फेस कैसा है, इधर है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो किधर होगा, इस सरफेस के, इस प्लेन के क्या होगा, ऑलवेज नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर। इसका इधर हो जाएगा, इसका इधर, ठीक है, इसका उस साइड हो जाएगा, इसका नीचे एक साइड हो जाएगा। तो इसको हमने क्या बोल दिया, एरिया वेक्टर। बात समझ में आया? इसमें कुछ डिटेल नहीं करना, कुछ इसमें कोई टफ नहीं है, वैसे कि अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हमने पढ़ा क्यों, क्योंकि इसके जो नेक्स्ट लेक्चर है हम बात करेंगे, उसमें हम गॉस लॉ को रिप्रेजेंट करेंगे, गॉस लॉ को स्टडी करेंगे। और गॉस लॉ एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेट बोर्ड्स, सीबीएसई बोर्ड्स के लिए। तो और वहाँ से आता है, तो उसमें हमें इसकी जरूरत पड़ेगी एरिया वेक्टर की। बात समझ में आया? तो उसके लिए हमने इसको बस बेसिक इतना जानना है कि एरिया वेक्टर क्या होता है, ये। इसका यूनिट वेक्टर हमेशा कहाँ पे होता है, सरफेस के नॉर्मल होता है। जो हम सरफेस एज्यूम करेंगे उसका क्या होगा, ऑलवेज नॉर्मल होगा अपने पास एरिया वेक्टर, ठीक है। तो अच्छा, ये तो मैंने बात की प्लेन की। अगर आप कहोगे सर अगर हमारे पास कर्व्ड सरफेस है, मान लो अपने पास एक कर्व्ड सरफेस हो गया है, ये लो, अब इसमें एरिया वेक्टर किधर माने, कर्व्ड मान लो अपने पास एक हेमिस्फेयर लगा लो, आप एक स्फेयर लगा लो, ठीक है। तो उसमें कर्व्ड सरफेस हो गया, वो उसका बाहर का अगर मैं बात करूं, तो आप कहोगे सर उसके अंदर कहाँ एरिया वेक्टर बताओगे आप। तो उस केस में हम क्या करते हैं, कर्व्ड के केस में हम उसके ऊपर छोटे छोटे प्लेन एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे इस तरह से हम क्या करते हैं, वहां पे हमने प्लेन को एज्यूम किया, और ये जो एक है ना, ये प्लेन छोटे छोटे बॉक्स में इसको डिवाइड किया, छोटे छोटे एरिया के अंदर इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मान लो इसका एरिया एस है, तो हमने क्या किया, ये इसको मैंने डेल एस मान लिया, इसको भी डेल एस मानना। अब जो डेल एस है ये क्या है, ये इसको हम प्लेन की तरह ट्रीट करेंगे, प्लेन की तरह ट्रीट करेंगे, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अगर मेरे पास बॉल इस तरह से है, तो इसका सरफेस का नॉर्मल कहाँ हो जाएगा, इसके आउटवर्ड हो जाएगा। तो अपने पास क्या है, ये
एरिया वेक्टर है। बात समझ में आया? चलो इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा बेसिकली अगर इसकी बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं मतलब बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आपको पता है? वेरी गुड, पता है तो नहीं पता तो पता करो फिर इसको भाई, है ना। तो नंबर ऑफ इट इज ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। अगर मैं अपने पास एक गिवन एरिया की बात करूं तो उसके अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस फील्ड लाइंस क्या हो रही है, पास हो रही है, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। चलो हम एज्यूम किया, क्या किया कि मान लो मेरे पास ये सरफेस है, चलो ये देखो, ठीक है। अब इसमें से क्या जा रहा है, मैंने यहाँ पे सोर्स रखा चार्ज का और इसके अंदर से क्या इलेक्ट्रिक लाइन जा रही है, ई, ठीक है, ई इलेक्ट्रिक लाइन सही। चलो अब आपको अगर बोला जाए बताओ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुई इसके अंदर से, तो आप क्या कहोगे सर 1 2 3 4 5 कितनी पास हुई, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 5 होगा। 5 इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। यूनिट बाद में बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल के लिए अभी जानते हैं कि इसमें से कितना फ्लक्स पास हुआ, आप कहोगे सर 5। क्यों? क्योंकि 5 लाइन इसमें से क्या हो रही है, पास हो रही है। ये बाहर वाली नहीं, सिर्फ इसमें से जो पास हुई। बात समझ में आया? इसके बाद इसको अगर बात करें कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई, इसको क्या बोलते हैं, फाई, है ना, सर्कल बना के बीच से डंडा, फाई। ई मैंने क्यों लगाया, क्योंकि फाई ई का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम आगे पढ़ेंगे फाई एम मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या रखा कि कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए हमने क्या यूज किया, फाई ई यूज किया। तो अपने पास क्या हो गया, ये रिप्रेजेंटेड बाय फाई ई। चलो अगर मैं बात करूं इसके फॉर्मूले की, तो इसका जो फॉर्मूला होता है फाई ई, उसका फॉर्मूला होता है ई डॉट डेल एस डी एस। मतलब देखो अब आ गया ना, ये एरिया वेक्टर आ गया जो हमने अपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा ना, तो इसका क्या होगा, ये फॉर्मूला हो गया। और ई डॉट डी एस है वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ई डी एस कोस थीटा। ये मेरे पास क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। बात समझ में आया? ये अपने पास क्या हो गया, ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला हुआ ई डॉट डी एस। अच्छा चलो अब हम इसमें केस की बात करें। अगर मैं इसमें केस की बात करूं तो केस नंबर 1, अगर अपने पास थीटा कितना हो जाए, अगर हम माने कि थीटा हमारे पास 90 है, ये थीटा 90 है। अब तुम कहोगे सर कहाँ किसके बीच में एंगल थीटा 90 है, तो बेटा ये जो ई है ये तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये जो डी एस है ना ये एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो कैसे, अगर मेरे पास मैंने क्या लिया, एक सरफेस लिया, चलो अच्छा नहीं बना ना, चलो अच्छा बनाते हैं थोड़े इसको। चलो मान लो मेरे पास ये रहा, ठीक है, ये मेरे पास डी एस मेरे पास कोई सरफेस एरिया है, ठीक है, एरिया है मेरे पास ये। अब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, इधर जा रही है, देखो ऐसे। चलो बाहर से हमें क्या लेना, फिलहाल हम अंदर की बात करते हैं। ये मेरे पास क्या है, ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ये क्या हो गया, ई हो गया। अच्छा डीएस की मैं बात करूं तो डीएस तो इसका एरिया हो गया, प्लस में ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इधर हमें क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ये जो प्लेन है, देखो मैंने प्लेन को ऐसे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इधर से जाके इधर से आ रही है बाहर, ठीक है। तो जो इसका एरिया होगा, एरिया वेक्टर किधर निकलेगा, इसके आउटवर्ड, यानी इस फेस का अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या निकलेगा, एन यूनिट वेक्टर। ये क्या है, ये एरिया वेक्टर है, ये क्या अपने पास एरिया वेक्टर। बात समझ में आया, बात समझ में आया। चलो अगर हम पहला केस, चलो हम 0 लेते हैं, ये अपने पास केस हो गया नंबर 1, स्पेशल केस हो गया कि थीटा हमने कितना लिया
0। इसका क्या मतलब हुआ कि जो n वेक्टर एरिया वेक्टर है वो पैरेलल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है और ये पैरेलल है बिल्कुल सामने, ठीक है। तो उस केस में अपने पास जो कोस थीटा है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोस 0 कितना होता है 1, और फ्लक्स कितना पास होगा अपने पास, मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा, दैट इज EDS। बात समझ में आया। और अपने पास क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स। अच्छा अगर मैं बात करूं केस नंबर 2, थीटा मेरे पास कितना है 90 है। 90 का क्या मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये एरिया वेक्टर है n, वो अपने पास क्या है n कैप, वो वेक्टर परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब कैसा बना ये, इसका बनने का रीज़न ये हुआ कि चलो 1 मिनट आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। इसका नहीं है पेज क्या कोई, चलो मान लो अपने पास ये सरफेस है, ठीक है, ये मैंने ऐसे रखा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जाके यहाँ से आ रही है। देखो इस केस में क्या हुआ, मैक्सिमम 0 डिग्री एंगल बन गया। इसका एरिया वेक्टर किधर है, इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर जा रही है, इधर ही जा रही है। ब्लू को पेन को हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मान रहे हैं। अब क्या हुआ कि एरिया वेक्टर तो इधर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहाँ जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है। और ये जो सरफेस है ना, ये बिल्कुल थिन पेपर है, शीट है, तो क्या इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास होगी, इसमें से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास नहीं होगी। मतलब कि क्या हुआ, कोस थीटा अपने पास कितना हो गया 0, यानी कि फाई ई कितना हुआ 0। बात समझ में आया। ये अपने पास क्या हो गया, इसका एक तरह से मिनिमम हो गया, यानी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास नहीं हुई। चलो 1 मिनट में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ इसके। देखिए हमारे पास मान लो ये है अपने पास, ठीक। अब की बार इसके ये मानते हैं हम, इसका एरिया वेक्टर इधर जा रहा है और ये 90 है, तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो देखो पास होगी इसके अंदर से। आप इसकी तरह जूम करो, ठीक है। एरिया वेक्टर उस साइड है, इधर से क्या जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा मैक्सिमम है। अब आप क्या कर रहे हो, एंगल बढ़ाए जा रहे हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही है। अब हमने क्या माना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को ऐसे माना, क्या जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अब जा रही है क्या उतनी जाएगी बाद में। और अगर मैं 90 का केस लूँ तो एरिया वेक्टर इधर हो गया है ना, और इलेक्ट्रिक लाइन्स कहाँ जा रही है, ऐसे जा रही है इस तरह से। तो क्या इसके अंदर से पास होगी, सरफेस में से नहीं होगी, उसको तो ऐसे जाना पड़ेगा। तो उस केस में हमारे पास क्या आया, 0 फ्लक्स आ गया। बात समझ में आया। यानी कि इसमें सीधी सी बात यह है कि अगर मैं थीटा जो एंगल है वो 0 से किसकी तरफ जा रहा हूँ, 90 की तरफ जा रहा हूँ ना, तो जो फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मैक्सिमम जाएगा जब 0 पे रहेगा। अब जैसे जैसे जाता जाता मैं किधर जाऊंगा, 90 की तरफ बढ़ूंगा, तो फ्लक्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये जो थीटा एंगल है इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम जो थीटा एंगल है वो एक तरह से इस तरह से है कि अपने पास मान लो ये सरफेस एरिया हो गया, ठीक है, और ये इसका क्या हुआ, यूनिट वेक्टर हुआ। ये रहा इसका सरफेस एरिया का यूनिट वेक्टर। लेकिन जो आपकी बर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ना वो ऐसे जा रही है, ठीक है। तो एंगल कितना बना रही है, वो थीटा एंगल बना रही है, वो एंगल है ये कोस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड का। बात समझ में आया। तो हमने क्या जाना, हमने ये कंक्लूड किया कि अगर हम इस केस की बात करें जिसमें ये क्या है, पैरेलल है यूनिट वेक्टर के, यानी ये जो सरफेस है बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी। अब धीरे धीरे कर्व होता जा रहा है, तो इसमें क्या होता जाएगा, उतना उतनी इसमें कम होती जाएगी इलेक्ट्रिक लाइन्स, और बिल्कुल ही सीधा हो जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रिक लाइन्स क्या जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। बात समझ में आया। तो अपने पास ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलो इसको हमें एग्जाम्स के अंदर यही तक इसको मेन करना होता है, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम अगर बात करें इसकी यूनिट की, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, ये तो इंपॉर्टेंट है भाई, इसको तो भूल ही गए थे, है ना। इसकी एसआई यूनिट, अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें, कौन बताएगा इसकी एसआई यूनिट, भाई फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हुआ आपके पास, फाई ई कितना हुआ, ई डी एस कॉस थीटा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, एसआई यूनिट, कौन बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अब तुम कहोगे सर पता नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एफ अपॉन में क्यू, एफ अपॉन क्यू नॉट होती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई, न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। और डीएस क्या होता है, एरिया है, एरिया का क्या हो अपने पास, मीटर स्क्वायर। कोस अपने पास क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका कोई एसआई यूनिट नहीं होता, तो फाई ई क्या होगा इसका
ऐसे यूनिट हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, एक ही बात है, न्यूटन कूलाम इनवर्स मीटर स्क्वायर। बात समझ में आया? अच्छा, अगर हम बात करें इसके डायमेंशन फॉर्मूले की, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, ये क्या है, फोर्स है, फोर्स का क्या होता है, इसी फॉर्मूले से चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, फोर्स का क्या होता है, m1 होता है, हाँ m1 L1 T - 2, और ये किसका हो गया, फोर्स का, अपॉन में AT, ये किसका हो गया अपने पास, चार्ज का। तो फोर्स का क्या हुआ, m1 L1 T - 2 अपॉन में AT, ये मेरे पास किसका डायमेंशन फॉर्मूला हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का, मल्टीप्लाई बाय ds, ds क्या है, एक एरिया है, तो एरिया का डायमेंशन क्या होता है, L स्क्वायर, L स्क्वायर हो गया। अब इसको जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास क्या बनेगा, इसको रब कर देते हैं एक बार, तो हमारे पास क्या बनेगा भाई, ये हमारे पास बन जाएगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो अपने पास m1 L3 T, m1 L3, ये T -2 है, ये -1 ऊपर गया, -3 A -1, ये क्या हो गया मेरे पास सॉरी डायमेंशन फॉर्मूला हो गया किसका, फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला हुआ अपने पास ये। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा एक बार देख लेना। उसके बाद एक नोट डालेंगे हम, उसमें हम इसको एक बार रब कर देते हैं। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है जो फ्लक्स है फाई ई, ये क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको याद रखना आपको, इट इज एन स्केलर क्वांटिटी। भाई इसमें से कितना फ्लक्स पास हुआ, आपने कहा था 5 फ्लक्स पास हुआ, 5, तो 5 एक क्या है, कोई वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी नहीं, तो स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों, इसका फॉर्मूला क्या बताया हमने फाई ई का आपको, E डॉट ds, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज ऑलवेज स्केलर होता है, तो इसका मतलब फाई भी क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी हुई, यानी डॉट प्रोडक्ट 2 वेक्टर्स का क्या होता है, स्केलर होता है। नंबर 2, जो फाई ई है वो क्या हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, और वो 0 भी हो सकता है। बात समझ में आया? आप कहोगे कैसे, तो पॉजिटिव का केस हमने क्या पढ़ा था, अगर आपके पास जो थीटा है वो कितना है, थीटा कितना अपने पास, अगर थीटा अपने पास लेस देन 90 है, 90 से क्या है, छोटा है, तो उस केस में जो फ्लक्स है वो क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। अगर थीटा जो है अपने पास वो ग्रेटर देन 90 हो जाए, तो उस केस में अपने पास क्या रहेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और अगर थीटा अपने पास क्या हो जाए, 0 हो जाए, सॉरी कितना हो जाए, 90 हो जाए, तो उस केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0 इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। यानी कि अगर मेरे पास ये सरफेस है, ये अपने पास मान लो सरफेस लिया, इधर n वेक्टर है, ठीक है, और अगर अपने पास थीटा किधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, या फिर हम माने इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है, ऐसे जा रही है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया अपने पास, किसका एग्जाम्पल हुआ भाई, ये अपने पास एग्जाम्पल हुआ पॉजिटिव का। अगर मैं बात करूं 0 का, तो 0 का तो आपको पता है, ये मान लो अपने पास एरिया हो गया, ये इसका एरिया वेक्टर हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास कैसे जा रही है, अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जा रही है। ये किसका एग्जाम्पल है, ये 0 का एग्जाम्पल है, परपेंडिकुलर हो गए, यानी क्या हुआ, 0 फ्लक्स हुआ। अगर नेगेटिव की बात करें, चलो नेगेटिव में देखें, नेगेटिव की अगर हमने बात किया, तो मान लो हमारे पास ये क्या है, सरफेस है, सरफेस है, इधर अपने पास क्या जा रहा है, इसका एरिया वेक्टर जा रहा है ना, ये इधर एरिया वेक्टर जा रहा है। और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो इधर जा रही है ऐसे, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन। तो उस केस में अपने पास क्या हो जाएगा, थीटा जो है ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 90 हो गया। बात समझ में आया, ये इस तरह से, ये तो ये जो थीटा ग्रेटर देन 90, ये किसका एग्जाम्पल हो हमारे पास, नेगेटिव फ्लक्स का। तो फ्लक्स है वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। हमारे पास एक न्यूमेरिकल है कि ए होलो सिलेंडर बॉक्स ऑफ लेंथ 1 मीटर, ये जो लेंथ है ना इसकी 1 मीटर है, यानी जो होलो बॉक्स है अपने पास 1 मीटर लेंथ है,
सिलेंड्रिकल बॉक्स, और इसको हमने, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और इसकी लेंथ 1 मीटर। 3 डायमेंशनल सिस्टम में इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखा हुआ है। इस इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो कैसे कितनी है 50x आई कैप, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है इसकी, ये डायरेक्शन है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, ठीक है, 0 से वाई डायरेक्शन, सॉरी एक्स, अच्छा एक्स है तो इसको इधर क्या माना हमने, इसको हमने एक्स कोऑर्डिनेट मानना पड़ेगा ना, इसको हमने क्या माना एक्स, इसको क्या माना हमने वाई, और हमने क्या माना जेड, सॉरी ठीक है, बात समझ में आया, यानी अपने पास इधर क्या जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स की बात करें तो यहाँ से फ्लक्स जाएगा φ1 और इधर से निकलेगा वो φ2 मान लेते हैं हम। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ का फ्लक्स, तो फ्लक्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या है E.ds, है ना, और दूसरा क्या बोल देंगे हम E.ds, अपने पास डी फाई की बात करेंगे स्मॉल फ्लक्स की cos थीटा, बात समझ में आई। अच्छा, अगर हम ऐसे फाई बोल दे तो फाई का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ E.ds, ये बात याद रखना, ठीक है, हम ऐसे इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर हमने ये स्मॉल फाई चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये हमने क्या करेंगे, ये इसको थोड़ा याद रखना, ये बाद में जरूरत पड़ेगी इसकी। चलो अभी इसकी जरूरत फिलहाल नहीं पड़ेगी। अगर हम बात करें इस सरफेस की, इसको बोला हमने 1, इसको बोला हमने 2। अच्छा, 1 की बात करें तो इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा, कौन बताएगा, उस साइड जाएगा या ऊपर, नहीं इसका इधर जाएगा, एन वेक्टर एन कैप इसका किधर जाएगा, इधर जाएगा। उसका एन कैप किधर है, इधर है, बात समझ में आई। एन कैप इसका इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रही है, तो एंगल कितना हुआ 180 हुआ, अच्छी बात है। चलो, इसको मैंने बोला 1 को बोला मैंने φ1, तो φ1 के लिए अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पास हुई φ1 से, कौन बताएगा, वो माना मैंने E1 माना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, हमें कितनी दी हुई है 50x आई कैप, मतलब कि कितना हुआ भाई, ये इससे कितना दूर है, ये 1 मीटर दूर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुई 50 न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। ये बात समझ में, x यानी कि ओरिजिन से जो इसकी दूरी है ना सरफेस 1 की, वो कितनी अपने पास, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से चली तो कितना है 1 मीटर, तो 50 न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है भाई। नंबर 2, अगर मैं यहाँ से फ्लक्स की बात करूँ तो अपने पास यहाँ पे दूसरा क्या दिया हुआ है, लेंथ अपने पास मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया कितने में दिया हुआ है, जो हमें एरिया दिया हुआ है ना, एरिया ए, ये किस में है, ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको हमें किस में करना पड़ेगा, मीटर में करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो उसके हिसाब से अपने पास ये हो गया, बात समझ में आया। चलो, अगर मैं अब यहाँ से फ्लक्स की बात करूँ नंबर 1 से, तो कितना होगा E.ds cos 180, है ना, E इधर जा रहा है, एन वेक्टर इधर है, तो एंगल कितना उनके बीच में 180, तो 180 cos 180 कितना होता है -1। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 50 अपने पास, ds एरिया कितना है, काम गया भाई ये रहा, यानी 25 × 10 की पावर -4। देखो हमने इसको वैसे यूनिट में कर लिया, अभी हम ऐसे यूनिट में, और इसका क्या होता है वैल्यू -1। तो इस तरह कुल अपने पास जो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो अपने पास आएगा -0.125 -0.125 क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। बात समझ में आया। अगर मैं बात करूं φ2 के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E की वैल्यू कितनी होगी वहाँ पे 50x आई कैप है, लेकिन कौन बताएगा कितनी पास हो रही है 50 × 2। कैसे, ये 1 तो यहाँ तक का और ये 1 इसकी आगे की लेंथ है, तो कितना हुआ इसका 100 न्यूटन पर कूलम्ब इनवर्स। तो यहाँ से जो अपने पास φ2, अच्छा एंगल कितना हुआ cos 0, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर जा रही है अपने पास और एरिया वेक्टर भी उधर है, तो ये अपने पास क्या हो गया E.ds, यानी E.ds वही बात हो गई ना, फ्लक्स निकाल रहे हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन करेंगे तो ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है s हो जाता है ना। देखो ऐसे इंटीग्रेशन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ ds, छोटा सरफेस का इंटीग्रेशन क्या करता है उसको बड़ा कर देता है es, तो E अपने पास कितना आ रहा है 100 आ रहा है, बात समझ में आई। और अपने पास ds कितना आया था, कहाँ गया ये रहा
25 इंटू 10⁻⁻⁴, और अपने पास कितना आएगा, और अपने पास कैलकुलेट अगर आप इसको करोगे तो मिलता है 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स। अब इतना होने के बाद टोटल फ्लक्स कितना हुआ भाई, φ1 प्लस φ2, यानी कि φ1 कितना है -0.125 प्लस में 0.25, यानी कितना आएगा +0.125 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स। ये मेरे पास क्या आ गया, फ्लक्स आ गया। ये पॉजिटिव वैल्यू आई है, मतलब नेट फ्लक्स किधर जा रहा है, उधर जाएगा। बात समझ में आया। ये अपने पास फ्लक्स है जो यहाँ से पास होगा, कितना होगा वो पास इस सरफेस से 0.125। ये आपके पास CBSE में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। चलो अगर सिमिलरली मैं न्यूमेरिकल नेक्स्ट की बात करूँ, सेम न्यूमेरिकल, ये अपने पास न्यूमेरिकल है कि क्यूब है जिसकी साइड कितनी है, ए साइड का क्यूब है, और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है आपकी बार भी अपने पास एक्स एक्सिस में है ना। देखो ये दे रखा ना आई कैप मतलब कि एक्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है अपने पास, इधर है। चलो तो इसमें से कितना फ्लक्स पास होगा, सेम है पीछे वाला है, बल्कि तो इजी है क्योंकि इसमें तो हमें सिर्फ साइड ए दी हुई है ना, वहाँ पे सेंटीमीटर का झंझट है ना यहाँ पे सी है, कांस्टेंट है सी, अच्छी बात है, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। तो इसको कैसे करें अब हम, सिंपल वही, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, मान लो अपने पास एक क्यूब है ऐसे रखा हो, तो यहाँ से जाके यहाँ से निकलेगा, इनका तो कोई रोल है नहीं, होगा भी कैसे, इसका एरिया वेक्टर इधर है, बाहर की तरफ है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, तो कितना एंगल हो गया 90, cos 90 कितना होता है अपने पास 0 होता है, यानी इधर से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होगा, ना ऊपर से ना नीचे से, ना इधर से आउटवर्ड ना डाउनवर्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मेनली कहाँ से जाएगा, ये इस वाले फेज से और इस वाले फेज से, है ना। चलो अगर मैं इस फेस वाले की बात करूं तो इसको मैंने बोला 1 फेस बोल देते हैं इसको, और इसको मैंने क्या बोला फेस 2। इसका एरिया वेक्टर इधर जाएगा, एन कैप इधर है, इसका कहाँ है इधर है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है भाई। चलो सॉल्यूशन करें, इसको पॉज करके एक बार सोल्व करके देखो, फिर इसको देखना क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम फ्लक्स का फॉर्मूला लिखेंगे, इंटीग्रेशन यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos थीटा, है ना। और इसको हम सीधा क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ds कितना होता है s, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या करता है छोटे को बड़ा कर देता है, यानी हमने क्या लिख दिया इसको सीधा E × s cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं है, साइड A है, ठीक है। तो चलो अगर मैं बात करूँ E1 की, E1 मैंने इसको बोला 1 पॉइंट को, तो अपने पास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास क्या दी हुई है CX I कैप, C अपने पास कॉन्स्टेंट है, X कितना हो गया ओरिजिन से यहाँ तक का A, तो इसको मैं क्या बोलूँगा CA, I कैप अब हट चुका है, तो सीधा CA, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है ना ये, इसको हमने क्या माना यहाँ पे, हमने इसको डॉट प्रोडक्ट को ओपन किया तो CA, और कितना आया न्यूटन पर कूलम्ब, ये मेरे पास E1 आया, तो अपने पास φ1 कितना आएगा, कितना फ्लक्स पास हो रहा है सरफेस 1 से, कौन बताएगा, तो E1 हो गया ये, अच्छा, और E इधर हो गया अपने पास मल्टीप्लाई बाय इसका सरफेस एरिया, और कोस कितना हुआ 180, कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रही है, एरिया वेक्टर किधर है इधर है, तो क्या हुआ E1 कितना आया CA, S कितना आएगा कौन बताएगा A², क्योंकि इस प्लेन का साइड क्या है A है, और एक स्क्वायर बन गया इधर से देखा जाए तो, है ना। अगर मैं इधर से देखूंगा ये स्क्वायर है, देखो A, तो इसका जो एरिया क्या हो जाएगा A² हुआ, तो अपने पास क्या बना CA3, क्या लगाऊं पीछे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। अच्छा चलो माइनस आ जाएगा ना, क्योंकि cos 180 कितना होता है माइनस होता है। चलो अगर मैं बात करूं φ2 के लिए मेरे को क्या चाहिए, पहले E2 की अगर मैं बात करूं तो क्या CX I कैप दिया हुआ है, तो चलो इस सरफेस से कितना दूर होगा A ये हो गया और A ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया 2A। अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो C × 2A, यानी क्या हो गया 2AC न्यूटन पर कूलम्ब। तो फ्लक्स कितना हुआ φ2 सेम CA, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 2CA, है ना, और अपने पास
एस कितना हो गया ए स्क्वायर, और कोस कितना हो गया कोस 0 1 होता है, तो अपने पास क्या आया 2c ए क्यूब आया, क्या न्यूटन मीटर पर कूलम। टोटल फ्लक्स कितना हुआ 5 1 प्लस 5 2, कर दे दोनों को ऐड, दोनों को ऐड करो क्या आएगा तुम्हारे पास, कौन बताएगा, ये कितना आएगा c a क्यूब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये मेरे पास क्या हो गया टोटल फ्लक्स इसमें से पास हुआ। ठीक है, तो इसमें से हम इस तरह के न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। बात समझ में आया? चलो एक लास्ट न्यूमेरिकल है वो और देखते हैं। ये न्यूमेरिकल क्या बोलता है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है एक रीजन की गिवन है आपके पास, यानी कितनी गिवन आपके पास 3/5 ई नोट आई कैप प्लस 4/5 ई नोट जे कैप विद ई नोट की वैल्यू गिवन है। तो बताओ फ्लक्स कितना पास होगा एक रेक्टेंगुलर सरफेस से जिसका एरिया कितना इतना और पैरेलल है वाई जेड, मेन चीज ये आपको गिवन है पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। वीडियो को पॉज करो एक बार इसको सोल्व करके देखो। चलो किया, चलो अच्छी बात है, किया तो नहीं किया तो हम कराते हैं। चलो सबसे पहले अगर इससे मैं बात करूँ ई एक्स का, तो ई एक्स कितनी हो जाएगी मेरे पास 3/5 ई नोट, और ई वाई कितनी हो गई 4/5 ई नोट, और ई नोट की वैल्यू कितनी है अपने पास 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। कोई प्रॉब्लम आई? नहीं आई। एरिया कितना अपने पास 0.2 मीटर स्क्वायर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अपने को क्या दिया हुआ है मीटर में है। ठीक है, चलो अब मेरे को क्या निकालना है फ्लक्स। अब ये नहीं दिया हुआ कि किस रेक्टेंगुलर दिया होता है एक्स वाई जेड प्लेन होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता किस में है, तो फ्लक्स किस फेज में निकाले, एक्स में निकाले वाई में जेड में। लेकिन उन्होंने एक चीज दिया है, उन्होंने दिया पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। पैरेलल टू वाई जेड का प्लेन का मतलब है कि परपेंडिकुलर टू एक्स, यानी ध्यान से समझो, यानी जो एरिया है ना वो इतना है 0.2 मीटर स्क्वायर है, एरिया वेक्टर दे दिया, मतलब ये आपको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी दे दी पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। पैरेलल टू वाई जेड प्लेन मतलब कि अलोंग एक्स एक्सिस, नॉर्मल टू एक्स एक्सिस, बस यही काम की चीज थी। यानी हमें फ्लक्स का निकालना है, सीधी सी बात है एक्स अलोंग निकालना है, यानी हमें क्या चाहिए ई एक्स मल्टीप्लाई बाई एरिया। अब तुम कहोगे सर ये क्या लिख दिया सीधा, अरे भाई फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस बोलो या डी ए बोलो, एरिया ही तो है, एक ही बात है। तो क्या हो गया इंटीग्रेशन बाहर आया, इंटीग्रेशन ई बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या हो गया ई मल्टीप्लाई बाई एस को मैंने क्या बोला ए बोला, आप एस बोल दो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ई एक्स कितना दिया अपने पास, यानी कि ये पागल बनाने के लिए किया हुआ है, वाई का कंपोनेंट दिया हमें, इसकी कोई हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पैरेलल टू वाई जेड प्लेन दिया है। ई नोट कितना है 2 × 10⁻³ बात समझ में आई। मेरे पास ई एक्स हो गया और एरिया कितना है 0.2, बात समझ में आया। चलो अब इसके बाद हमें ई एक्स मिल गया, ठीक है भाई, और ये एरिया कहाँ मिला मेरे को 0.2। जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो अपने पास आएगा, जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा 240 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये मेरे पास क्या आ गया फ्लक्स आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर सकते हैं, इस तरह से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो माय चैनल। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।